म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कॉमन सभा के गठन के विषय में। उसकी सदस्य संख्या क्या है, कार्यकाल क्या है, बैठकें कब होती हैं, किसके द्वारा बुलाई जाती हैं। इन सब बातों को देखने के बाद हम ये जानेंगे कि लॉर्ड सभा के प्रमुख, कॉमन सभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन से हैं। आपने देखा था कि कॉमन सभा की अध्यक्षता एक स्पीकर के द्वारा की जाती है और स्पीकर का चुनाव कॉमन सभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है। स्पीकर का जो पद है ब्रिटेन में बहुत ज्यादा विख्यात है, दुनिया में विख्यात है अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए, क्योंकि स्पीकर एक बार अपने पद पर बैठने के बाद वो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं होता, दल के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती, बल्कि वो पूरे सदन की अध्यक्षता करता है और सदन के अध्यक्ष के रूप में वो सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करता है अपनी बात रखने के लिए। स्पीकर क्या क्या काम करता है, उसके अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले तो वो सदन की अध्यक्षता करता है, यानी सदन की कार्यवाही उसकी अध्यक्षता में, उसके नेतृत्व में ही संचालित होती है। बैठक के दौरान किस दिन कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, किन प्रस्तावों पर किसे बोलने का अधिकार होगा, कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, इन बातों का निर्णय स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यानी वो सदन में वाद विवाद का संचालन करता है और उसका नियंत्रण करता है। कई बार ऐसा होता है कि सदस्य किसी विषय पर बहुत लंबे समय तक बोलने लगते हैं और कई बार विषय से हट जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्पीकर उन्हें नियंत्रित करता है कंगारू समापन के अधिकार के माध्यम से। ये कंगारू समापन क्या है? ये वो प्रस्ताव है जो कॉमन सभा में लाया जाता है और इस प्रस्ताव के आने के बाद किसी विधेयक पर जो चर्चा चल रही है या किसी विषय पर जो बहस चल रही है, उस विषय के प्रमुख बिंदुओं को तय कर दिया जाता है कि इन बिंदुओं पर ही वाद विवाद होगा, इनसे परे जाकर कोई वाद विवाद नहीं होगा। तो इस तरीके से वाद विवाद को नियंत्रित करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है ताकि सदन अपने मुख्य कार्य पर ध्यान लगा सके, फिजूल की बातों में उसका समय और धन खर्च न हो। इसके साथ साथ स्पीकर सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलती रहे, इस बात की देखभाल कौन करता है? स्पीकर करता है। कई बार आप देखते होंगे, लोकसभा की कार्यवाही देखते होंगे अपने देश में, कि कैसे सदस्यगण किसी मुद्दे को लेकर कई बार हंगामा मचाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में स्पीकर जब अपने पद से उठ खड़ा होता है तो सदस्य शांत हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। इसी बात को इंगित करते हुए डिज़रायली ने क्या कहा कि स्पीकर की पोशाक की खड़खड़ाहट ही सदन को शांत करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी उसके पद की इतनी गरिमा है, इतना महत्व है कि सभी सदस्य उसका सम्मान करते हैं और कई बार अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होने पर भी लोग उसके खड़े होने पर शांत हो जाते हैं। अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ वो सदन से जुड़े नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। एक बार एक अध्यक्ष के द्वारा किसी नियम का जो मतलब बता दिया जाता है, आगे आने वाले अध्यक्ष के लिए वो नियम परंपरा बन जाते हैं, यानी
वो भी उन्हीं परंपराओं के आधार पर कार्य करता है जिन परंपराओं को पूर्व स्पीकर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। इसके अलावा स्पीकर को सदन में एक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है जिसे हम कहते हैं कि उसे निर्णायक मत के प्रयोग का अधिकार है। कई बार ऐसा होता है कि विधेयक पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद उसके भाग्य का फैसला मतदान के माध्यम से होता है। पक्ष और विपक्ष में वोट डाले जाते हैं, कुछ सदस्य उसका समर्थन करते हैं और कुछ सदस्य उसके विरोध में वोट डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर बराबर मत पड़ जाते हैं, यानी आधे सदस्य, जितने उपस्थित सदस्य हैं उनमें से आधे उस विधेयक के पक्ष में वोट डालते हैं और आधे उसके विरोध में वोट डालते हैं। फिर विधेयक के भाग्य का फैसला कैसे हो, ये फैसला अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वो अपना एक वोट जिस तरफ डाल देता है उस तरफ मत संख्या बढ़ जाती है, बहुमत हो जाता है और विधेयक के भाग्य का फैसला हो जाता है। यदि वो पक्ष में वोट डालता है तो विधेयक पारित हो जाता है और विपक्ष में वोट डालता है तो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है, गिर जाता है, रद्द हो जाता है। तो स्पीकर के इस अधिकार को निर्णायक मत का अधिकार कहते हैं। टाई पड़ जाने की स्थिति में, बराबर बराबर संख्या में मत पड़ने की स्थिति में वो अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करता है। उसका एक मत विधेयक के भाग्य का निर्णय करता है, फैसला करता है, इसलिए इसको निर्णायक मत कहते। इसके साथ साथ स्पीकर को कुछ समितियों से संबंधित अधिकार भी प्राप्त हैं। आप जानते हैं कि सदन समितियों के माध्यम से कार्य करता है। सामान्य रूप में तो वाद विवाद, बहस, चर्चा विभिन्न विषयों पर सदन में होती रहती है, लेकिन जब किसी विषय पर गहनता के साथ विचार करना हो, गंभीरता पूर्वक विचार करना हो, उसके हर पहलू पर विचार करना हो, तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेजा जाता है। जिस समिति में सदन के मेंबर्स ही होते हैं, कौन सा विधेयक किस समिति के पास भेजा जाए इसका निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर ही ये तय करता है, अध्यक्ष ही ये तय करता है कि किस विधेयक को किस समिति के पास भेजा जाना उचित होगा। 1945 से स्पीकर सीमा आयोग का भी अध्यक्ष है। सीमा आयोग का काम क्या होता है? वो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल शामिल किया जाएगा, इस बात का निर्धारण सीमा आयोग करता है और सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्पीकर के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। वो सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा भी करता है। सदन के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उन्हें सदन की कार्यवाही से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सारे विशेषाधिकार हैं। ये विशेषाधिकार किसके द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं? इनकी सुरक्षा की गारंटी सदन में कौन देता है? स्पीकर देता है। यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के इस अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी उसे भाषण देने से रोकता है, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्य को रोकता है। कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों में बाधा पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में भी स्पीकर के द्वारा हस्तक्षेप करके उसके विशेषाधिकारों की रक्षा की जाती है। वो सदन के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, यानी सदन में जो कुछ भी कार्यवाही संपन्न होती है
उस कार्यवाही की आधिकारिक रूप में घोषणा किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ वो सदन यानी कॉमन सभा और सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। यानी कॉमन सभा के सदस्यों को अगर ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी से संपर्क स्थापित करना हो तो वो अकेले नहीं जा सकते, बल्कि किसके नेतृत्व में जाएंगे? स्पीकर के नेतृत्व में जाएंगे, उसके माध्यम से ही जाएंगे। कोई शिष्टमंडल अगर सम्राट से मिलना चाहता हो कॉमन सभा का, तो इस शिष्टमंडल का नेतृत्व भी स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं कॉमन सभा के स्पीकर के द्वारा। और स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण है कि ऑग और जिंक ने लिखा कि स्पीकर कॉमन सभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी दलबंदी की छाया से अलग रहता है। एक बार चुन लिए जाने के बाद वो सार्वजनिक रूप से दलगत प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं करता। वो कभी भी दल की सभा में नहीं जाता, दल के पदाधिकारियों से कोई संपर्क नहीं रखता, वो राजनीतिक क्लबों में भी कदम नहीं रखता और यहाँ तक कि अपने पुनः निर्वाचन के लिए अभियान में भी भाग नहीं लेता। तो इतना महत्वपूर्ण है स्पीकर का पद, जो निष्पक्ष है, पूरी तरह स्वतंत्र है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में स्पीकर के पद का एक अलग ही सम्मान है, अलग ही गरिमा है, गौरव है। तो कॉमन सभा के पदाधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण स्पीकर का पद है। इसके साथ साथ स्पीकर के कार्यों में सहायता देने के लिए बहुत सारे अन्य कार्मिक भी होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, और इसके साथ साथ दलीय सचेतकों के द्वारा भी सदन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। ये दलीय सचेतक क्या होते हैं? हर राजनीतिक दल जिसके सदस्य कॉमन सभा में चुनाव जीतकर गए हैं, वो उन सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति करता है, व्हिप जिसको हम कहते हैं। ये दलीय सचेतक क्या करते हैं? अपने दल के सदस्यों को निर्देशित करते रहते हैं। खासतौर से जो सत्ताधारी दल का मुख्य सचेतक होता है, उसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और वो संसदीय सचिव के रूप में कार्य करता है, जिसे पृथक से राजकोष से वेतन मिलता है। मुख्य सचेतक प्रधानमंत्री के निकट संपर्क में रहता है और सदन में दल के सदस्यों का व्यवहार कैसा हो, इस बात का निर्णय दल का मुख्य सचेतक ही करता। जैसे किसी बिल पर अगर बहस चल रही हो संसद के भीतर, कॉमन सभा के भीतर, आप जानते हैं कि ब्रिटेन में उदारवादी और अनुदारवादी दल, मजदूर दल बारी बारी से सत्तारूढ़ होते हैं और इन दलों के द्वारा कॉमन सभा में अपने सचेतक नियुक्त किए जाते हैं। तो जिन बिल्स को पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पार्टी के मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि सरकार का निर्माण कैसे होता है? कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल को बहुसंख्या में वोट प्राप्त होते हैं, सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल का प्रधानमंत्री बनता है और फिर उसकी सलाह और सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर विधेयक कॉमन सभा में सत्ताधारी दल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और सत्ताधारी दल ये चाहता है कि उसने जिन विधेयकों को कॉमन सभा में पेश किया है वो विधेयक पास हो जाए आसानी से और वो कानून का रूप ले लें। ऐसी स्थिति में दल के सचेतकों के द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्देश जारी किया जाता है
कि जो बिल संसद में पेश किया गया है, कॉमन सभा में पेश किया गया है, उस बिल के पक्ष में उन्हें वोट देना है, या कई बार विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा जब कोई बिल पेश किया जाता है तो सत्ताधारी दल ये व्हिप जारी करता है कि इस विधेयक के विपक्ष में वोट देना है। तो सदस्यों को कैसे वोट देना है, वाद विवाद में किस तरीके से हिस्सा लेना है, इन बातों को कौन निर्देशित करता है? दल के सचेतक निर्देशित करते हैं। और संसदीय व्यवस्था में पार्टी का अनुशासन इतना तगड़ा होता है कि कोई भी सदस्य दलीय सचेतक के निर्देश का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि किसी सदस्य के अपने निजी विचार हो, स्वतंत्र विचार हो किसी विधेयक पर। मान लीजिए वो किसी धारा से, विधेयक की किसी धारा से संतुष्ट नहीं है, उसमें कोई संशोधन चाहता है या उसे हटाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि दल का सचेतक उसे ऐसा निर्देश देता। तो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ताक पर रखकर सदन के भीतर दल के सदस्यों को दल के सचेतकों का निर्देश मानना पड़ता है। ये दल के अनुशासन की कठोरता के कारण होता। तो कॉमन सभा की कार्यवाही के संचालन में स्पीकर के साथ साथ इन दलीय सचेतकों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉमन सभा का गठन देखने के बाद अब हम देखेंगे कि उसकी शक्तियां और कार्य क्या है। कॉमन सभा प्रथम सदन है और उसके द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णायक अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। एक समय ऐसा था जब कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा के अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण थे। फिर ऐसा समय आया कि दोनों के अधिकार समान हुए और आज की स्थिति में यानी 1911 और 1949 के अधिनियमों के पारित होने के बाद और उसके बाद तमाम सुधार अधिनियम लाए गए, उन अधिनियमों के माध्यम से कॉमन सभा अब लॉर्ड सभा की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। निर्णायक अधिकार उसे ही प्राप्त है। तो कौन से कार्य किए जाते हैं कॉमन सभा के द्वारा, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो उसके द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। देश को किन कानूनों की जरूरत है, किन क्षेत्रों में कानून बनाया जाना अपेक्षित है, इन बातों का निर्णय करके कानून का प्रस्ताव लोक सदन में लाया जाता है, कॉमन सभा में लाया जाता है। सार्वजनिक मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगार, शांति और सुव्यवस्था। इन सारे विषयों पर सोच विचार कर कानून बनाने का कार्य कॉमन सभा के द्वारा किया जाता है। और कानून निर्माण का ये कार्य कॉमन सभा के द्वारा लॉर्ड सभा के साथ मिलकर किया जाता है। हालांकि कानून बनाने के क्षेत्र में उसको लॉर्ड सभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। कैसे अधिक अधिकार प्राप्त है कि कोई भी विधेयक अगर कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है, कॉमन सभा से पास होकर वो लॉर्ड सभा में जाता है, लॉर्ड सभा उस पर विचार विमर्श करती है, उसमें संशोधन का सुझाव देती है, लेकिन उस संशोधन को मानना या न मानना कॉमन सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। लॉर्ड सभा अधिक से अधिक 1 वर्ष तक किसी साधारण विधेयक को अपने पास विचार विमर्श के लिए रोके रख सकती है। जब 1 वर्ष का समय बीत जाता है तो कॉमन सभा अपनी इच्छानुसार उस विधेयक को कानून का रूप दे देती है, साम्राज्ञी के हस्ताक्षर के बाद। तो लॉर्ड सभा को कानून बनाने के क्षेत्र में केवल देरी करने का अधिकार है,
इससे ज्यादा वो कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं रखती। कानून बनाने के साथ साथ कानून में परिवर्तन की जरूरत भी होती है। जो कानून पहले से ही बने हुए हैं उन कानूनों में बदलाव इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कानून तो एक समय विशेष में बना दिए जाते हैं। उस समय की जो जरूरतें होती हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो सामाजिक जीवन होता है, जो राजनीतिक जीवन होता है, जो सार्वजनिक जीवन होता है, वो निरंतर बदलता रहता है। आप खुद भी इस परिवर्तन को अनुभव करते होंगे कि कैसे समाज में नए नए टेक्निकल डेवलपमेंट्स होते हैं, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, जिसके कारण जीवन शैली में बदलाव आता है। हम आज से 10 वर्ष पहले जैसी जीवन शैली जीते थे, आज हमारी वैसी जीवन शैली नहीं है। और इस कोविड-19 के पीरियड में आप देख रहे हैं कि जीवन शैली अचानक से किस तरह से बदल गई। आपका जो फिजिकल क्लासरूम था अब वो वर्चुअल क्लासरूम में परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे बदलाव हर समय होते रहते हैं और इन बदलावों के पीछे वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों के साथ साथ भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी बड़ा योगदान होता है। इन परिस्थितियों के अनुरूप लोगों की आकांक्षाएं भी बदलने लगती हैं। लोग सरकार से अलग अलग डिमांड रखने लगते हैं कि सरकार के द्वारा उनकी इन आकांक्षाओं को, इन मांगों को पूरा किया जाए। और सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या करती है? एक तो कानून बनाती है और दूसरे उन कानूनों में बदलाव लाती है जो कानून आउटडेटेड हो गए हैं, जो कानून आज की समस्याओं को दूर करने में सक्षम नहीं रह गए हैं या आज की जरूरतों को दूर करने में सक्षम नहीं रह गए हैं। आप आजकल भारत के संदर्भ में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कैसे जो अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कानून हैं, अब उनमें एक एक करके बदलाव लाया जा रहा है क्योंकि आजादी के बहुत बरस बीत गए, बहुत सी परिस्थितियां, नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन कानूनों में बदलाव जरूरी है। तो ये बदलाव का कार्य भी ब्रिटेन जैसे देश में भी किसके द्वारा किया जाता है? विधान निर्माण करने वाली संस्थाओं यानी संसद के द्वारा किया जाता है और कॉमन सभा उसमें प्रमुख रोल प्ले करती है। तो कानून बनाने और विद्यमान कानूनों में संशोधन का अधिकार कॉमन सभा को प्राप्त है। ब्रिटेन में खास बात यह है कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है और कानूनों में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो एक समान है। हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग है। जो संवैधानिक कानून बना दिए गए हैं उन कानूनों में बदलाव के लिए भी संविधान में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है आर्टिकल 368 के तहत। उस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर ही संविधान में कोई संशोधन हो सकता है। जैसे कुछ प्रावधानों में तो संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की भी जरूरत होती है। ऐसा भारत में है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां पर कानूनों में संशोधन भी उसी ढंग से होते हैं जैसे साधारण कानूनों का निर्माण होता। कॉमन सभा में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया विधेयकों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरी की जाती है। कुछ विधेयक सरकार के सदस्यों यानी मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे विधेयकों को सरकारी विधेयक कहते। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जो किसी दबाव समूह के द्वारा या किसी गैर सरकारी संगठन के द्वारा
प्रस्तुत किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार में काम करने वाले लोगों को समाज की जरूरतों के बारे में पता नहीं चल पाता। उन जरूरतों की तरफ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा ध्यान दिलाया जाता है। जैसे किसानों के समूह है, मजदूरों के समूह है, उद्योगपतियों के समूह है, शिक्षकों के समूह है। ये सब क्या है? ये प्रेशर ग्रुप्स है जो सरकार पर दबाव डालते हैं कि उनके हितों की देखभाल के लिए कानून बनाया जाए। तो जब ये इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं और अपने क्षेत्र के सांसद से संपर्क करते हैं, कॉमन सभा के सदस्य से संपर्क करते हैं और उसके माध्यम से कॉमन सभा में कानून का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तो उनके द्वारा प्रस्तुत इन विधेयकों को निजी विधेयक कहा जाता है। जो किसी निजी संस्थान के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो संसद का सदस्य नहीं है, उसके द्वारा संसद में ये प्रस्ताव प्रस्तुत करवाए जाते हैं, इसलिए इनको निजी विधेयक कहते हैं। तो दो तरह के विधेयक पेश किए जाते हैं, सरकारी और निजी। दोनों सदन उस पर विचार विमर्श करते हैं, दोनों सदनों में उस पर मतदान होता है और संसद से पारित होने के बाद साम्राज्ञी के पास वो हस्ताक्षर के लिए जाता है। साम्राज्ञी उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकती है सरकार से, संसद से, लेकिन अगर संसद अपने उसी मूल रूप में डटी रहती है कि विधेयक को मूल रूप में ही कानून का रूप दिया जाए, तो साम्राज्ञी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से ब्रिटेन जैसे देश में कानून निर्माण का कार्य पूरा होता है और इस कानून निर्माण के कार्य में, कानून के संशोधन के कार्य में कॉमन सभा के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। कानून बनाने के साथ साथ कॉमन सभा सरकार को यानी मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने का कार्य भी करती है। मंत्रिमंडल को नियंत्रित करना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है कि कहीं मंत्रिमंडल, सरकार बहुमत का लाभ उठाकर, जनता के समर्थन का लाभ उठाकर मनमाना रुख ना अख्तियार कर ले, मनमाने ढंग से कार्य न करने लगे, ऐसा मनमानापन न करे जिससे लोगों के अधिकारों का हनन होता हो, जन कल्याण को नुकसान पहुंचता हो, लोक कल्याण की बात पीछे रह जाती हो। इसलिए जनतांत्रिक व्यवस्था में भी सरकार पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में भी होती है, सत्ता का स्वभाव होता है कि वो निरंकुशता की तरफ बढ़ती है, वो भ्रष्ट साधनों को अपनाने की तरफ आगे बढ़ती है। इसलिए उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। सरकार पर अंकुश जनतंत्र में भी जरूरी है, वैसे ही जैसे राजतंत्र में या कुलीन तंत्र में। तो ब्रिटेन जैसे लोकतंत्र में सरकार पर यह नियंत्रण कौन स्थापित करता है? मंत्रिमंडल को कौन नियंत्रित करता है? कॉमन सभा नियंत्रित करती है निर्णायक रूप में। हालांकि नियंत्रित करने का अधिकार लॉर्ड सभा को भी प्राप्त है, वो अपने तरीके से नियंत्रित करती है, लेकिन अंतिम अंकुश किसका होता है? कॉमन सभा के सदस्यों का होता है। कैसे अंकुश होता है? कि जो मंत्रिमंडल होता है संसदीय व्यवस्था में, वो संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिमंडल जो भी कार्य करता है अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से, उन कार्यों के लिए उसे जवाबदेही देनी होती है। किसके सामने? संसद के सामने। मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल होता है वो संसद के विश्वास पर्यंत निर्भर करता है, खास तौर से
कॉमन सभा यानी निचले सदन के विश्वास पर आधारित होता, और कॉमन सभा को इस बात का अधिकार है कि वो सरकार के मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर पूरे मंत्रिमंडल को हटा सकती है, उसे समाप्त कर सकती है। यानी मंत्रिमंडल अपने जीवन के लिए किस पर निर्भर करता है? कॉमन सभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अगर वो अपने कार्यों से कॉमन सभा के सदस्यों को संतुष्ट कर पाता है, उनकी हर बात का जवाब दे पाता है, तो उसका विश्वास बना रहता है, संसद उसमें विश्वास व्यक्त करती रहती है। लेकिन जिस दिन संसद को ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल उसके विश्वास को भंग कर रहा है, तो वो अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसे उसके पद से हटा सकती है, यदि वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो अविश्वास का प्रस्ताव कॉमन सभा के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के माध्यम से वो मंत्रिमंडल को मनमानापन करने से रोकती, निरंकुश बनने से रोकती है। इसके साथ साथ वो अपनी दैनिक कार्यवाहियों में बहुत सारे ऐसे मेथड अपनाती है, बहुत सारी ऐसी तकनीक अपनाती है जिसकी वजह से मंत्रिमंडल नियंत्रित रहता है। जैसे प्रश्न पूछना, कॉमन सभा में मंत्रिमंडल के हर सदस्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। सदन की कार्यवाही जब प्रारंभ होती है तो शुरुआती जो 45 मिनट होता है